अन्वेषण हमने पढ़ा है, थोड़ा सा बीएनएसएस का डिस्कशन किया कि इन्वेस्टिगेशन को वहां भी डिफाइन किया गया है। तो वहां पर लिखा है कि भाई अन्वेषण का उद्देश्य होता है साक्ष्य एकत्रित करना। तो साक्ष्य, लेकिन साक्ष्य के अंदर क्या, मतलब एविडेंस के अंदर क्या इकट्ठा करेंगे, है ना। अब क्योंकि एक बात समझो कि मैंने बोला कि साक्ष्य के अंदर तथ्य आते हैं, तो तथ्य तो कुछ भी हो सकता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये भी तथ्य है। ये दुनिया गोल है, ये भी तथ्य है। कोई भी चीज आपके आसपास जो भी देखोगे सब तथ्य है। आज पानी गिर रहा है, ये भी तथ्य है। लेकिन हमें वो तथ्य इकट्ठा करना है जो उस पर्टिकुलर मामले को, मतलब वो जो केस कोर्ट में चल रहा है, चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, उसको क्या करे, क्लियर करे, उसको निश्चित करे। तो वह तथ्य काम का है। तो वो तथ्य कौन सा हो, कौन सा नहीं, कौन सा साक्षी को अपने को साक्ष्य लेना है, कौन सा साक्षी के साक्ष्य नहीं लेना है, यही सब बातों का निर्धारण जो है तो आपका साक्ष्य अधिनियम यहाँ पे कहता है, सिंपल तरीके से। तो मोटे मोटे तौर पर यदि हम यहाँ पर इसी बात से आगे बढ़ते हैं, तो एक मोटे मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि एविडेंस एक्ट 3 प्रकार के प्रश्नों का निर्धारण करता है। 3 बेसिक प्रश्न को डिसाइड करता है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। 3 बेसिक प्रश्नों का निर्धारण करता है। पहला जो प्रश्न है एविडेंस एक्ट का, तो यहां पर देखोगे पहला प्रश्न है आपका कि व्हाट कैन यू आस्क इन द कोर्ट, न्यायालय में क्या पूछ सकते हो, या एज ए एविडेंस न्यायालय में क्या पेश किया जा सकता है। और पहले यदि पुराना साक्ष्य जिन्होंने पढ़ा होगा, पहले 5 से 55 की धारा थी ये, अभी होगी धारा 3 से 50। तो 5 से 55, 3 से 50 उसमें बताया गया है। तो मोटे मोटे तौर पे बता दूं, जैसे तथ्य तो पढ़ेंगे वहां पे कि धारा 4 से लेकर के 12, 13 तक, वहां पे 14 तक वहां पर तथ्य बताए गए हैं कि कौन कौन से तथ्य, फैक्ट साक्ष्य के तौर पर पेश कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद धारा 15 से लेकर के कहानी चालू होती है, तो आगे तक देखेंगे कि कथन, कौन कौन से स्टेटमेंट जो है तो सबूत के तौर पर पेश कर सकते हो। फिर न्यायालय के निर्णय, किसी व्यक्ति की राय, न्यायालय के निर्णय, किसी व्यक्ति की राय, सील, तो और कौन कौन चीजें एज ए एविडेंस पेश की जा सकती है, उसकी पूरी लिस्टिंग जो है उसको मैं बकायदे आपको भी चार्ट बताऊंगा, चिंता मत करना। आपका धारा 3 से 50 तक में पूरा बताया गया है कि केवल इन्हीं पर्टिकुलर चीजों को, वहां पे जो भी चीजें बताई गई हैं, जो भी एलिमेंट्स बताए गए हैं, उन तथ्यों को आप कोर्ट में साक्ष्य के तौर पर पेश कर सकते हो। तो बेसिकली न्यायालय में क्या आप वही पूछ सकते हो या क्या पेश कर सकते हो, वही दो में कोई भी एक बोलोगे सही है। तो 3 से 50 तक में बोला गया है। तो पहला चीज। दूसरा, किस रीत से, भाई कोई भी तथ्य कैसे न्यायालय में पेश कर सकते, किस रीत से, किस रीत से पेश कर सकते हो। तो जैसे हमें पता है कि साक्ष्य 2 प्रकार का होता है, मौखिक और दस्तावेजी। तो आप देखोगे कि सेक्शन 51 से लेकर के सेक्शन आई थिंक 103 तक, अभी जो नहीं है वहां तक, मतलब शुरुआत में ही सेक्शन मतलब 51, 52, 53 कुछ बातचीत करती है। फिर 54, 55 दो सेक्शन है जो केवल मौखिक साक्ष्य के बारे में बातचीत करती है। और 56 से लेकर के 106 तक पूरी धाराएं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, क्योंकि आपको भी पता है कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है तो तीसरा, कि अब देखो तीसरा चीज क्या है कि कोर्ट में एक विटनेस आता है, साक्षी आता है, ठीक है। तो साक्षी से क्या पूछेंगे, क्या नहीं, और साक्षी की परीक्षा जब की जाएगी तो किन बातों का ध्यान रखा जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से एविडेंस एक्ट बना हुआ है। पहले तो बता दिया 3 से 50 तक में आपका कि भैया एविडेंस में क्या पेश किया जाएगा। फिर उसके बाद जो सेकंड पार्ट है ना, ये दूसरा पॉइंट है, जब आप इसको हम पढ़ेंगे देखोगे कि इसमें आपका जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जिसको बोलते हैं हिंदी में दस्तावेजी साक्ष्य, तो दस्तावेजी साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य, तो दस्तावेजी साक्ष्य को ये चैप्टर प्रायोरिटी देता है, क्योंकि दस्तावेजी साक्ष्य को इंपॉर्टेंट है, स्वाभाविक बात है। और इसके बाद आपका जो तीसरा वाला पॉइंट है, ये आपके मौखिक साक्ष्य को प्रायोरिटी देता है। किसको? मौखिक, मौखिक साक्ष्य को जो है तो ये प्रायोरिटी देता है कि भैया, क्योंकि वही है ना कि एविडेंस 2 ही प्रकार का होता है, दस्तावेजी और मौखिक, है ना। बाकी वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पार्ट ऑफ, मतलब इसी के दस्तावेजी के साथ ही आप पढ़ते हो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। तो कह सकते हो कि मौखिक जो साक्ष्य होता है
तो मौखिक साक्ष्य नहीं, कोई भी विटनेस कोर्ट में आया है तो उसकी परीक्षा होती है ना, क्रॉस एग्जामिनेशन, मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा वगैरह, भाई उसको पता चले कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, ठीक है ना। तो यही आपका बेसिकली देखा जाए तो एविडेंस है, और इन्हीं बातों को घुमा घुमा करके कई नियमों को कह सकते रूल्स रेगुलेशन को आपके एविडेंस एक्ट में बताया गया है इन्हीं 3 प्रश्न के लिए जो है। तो ये सिंपल सा है आपका एविडेंस एक्ट का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन, कि आपका भारतीय साक्षरता नियम में जो है तो 3 प्रकार के प्रश्नों का बेसिकली जो है तो निर्धारण होता है। क्लियर हो रहा है?